हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज आपके लाया हूँ साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब मॉडल सेट। तो अगर मैं इसको बोलूँ पूरे मतलब हिंदुस्तान के लिए जो भी स्टेट है ना, सभी के लिए अगर बोलूँ तो ये कोई बुरा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए है, क्योंकि बिहार बोर्ड में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर आप किसी और बोर्ड से हो, यूपी झारखंड जो भी है ना, तो उसमें भी सिलेबस सेम ही है बिहार बोर्ड के जैसा। तो आप इसको पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आइए देखते हैं 80 में 80 कौन स्टूडेंट बना पाता है। ये आपके लिए टारगेट है, मुझे कमेंट करके बताना कि 80 में 80 कितना बना है। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं 3000 लगता हूँ, ठीक है ना। 3000, चूंकि साइंस है ना, तो साइंस में 3000 कम से कम टारगेट पार करना है लाइक करने का। तो आ जाइए यहाँ पे फटाफट। जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, तो बिल्कुल बिल्कुल सही जगह आप लोग आए हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। ऑल पे बटन दबाएं, घंटा पे दबाएं और ऑल पर प्रेस करें, ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगा। और ये है आईडी जो कि मेरे से कांटेक्ट करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पे सवाल 80 सवाल मिलने वाला है। तो सवाल जिस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार देखने को मिलेगा। तो बस देर की किस बात है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह या कोयला? देखिए, इंग्लिश वाला बच्चे इंग्लिश वाला ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत यानी कि लास्ट, जो अल्टीमेट सोर्स, मतलब समझ आ रहा ना, मतलब अंतिम जो कभी खत्म नहीं हो पाएगा, वो क्या हो? सूर्य। जो कि जीव जंतु के सब ऊर्जा का अंतिम स्रोत माना जाता है, क्या? सूर्य। यानी कि जो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य का जो एनर्जी है ना, वो खत्म नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 6, 10, ठीक है ना। तो तिलचट्टा जो जिसको हम लोग कॉकरोच बोलते हैं ना, उसमें जो है 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। कितने? 10 जोड़े जो है श्वास रंध्र। ओके, समझ ना, पेयर ऑफ ब्रेथ स्टोमेटा। ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है? आपको पता है, कवक में होती है, या जंतुओं में होती है, या हरे पौधे में, या परजीवियों में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, वो किसमें होता है? वो हरे पौधे में होता है जी, है ना। हरे पौधे में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्रिया होता है। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। आगे सवाल है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। बहुत अच्छा सवाल है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, या फ्रक्टोज के रूप में, या लैक्टोज के रूप में, या सुक्रोज के रूप में, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? एज ए सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज के रूप में जो फ्लोएम उत्तक जो होता है ना, जो पेड़ पौधे में फ्लोएम है, फ्लोएम एक जाइलम है। तो फ्लोएम जो उसमें जो उत्तक है, उसके द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी राइट आंसर हो गया। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बहुत ही गजब का सवाल। तो किसकी उपस्थिति के कारण? देखें, क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे का जो कलर होता है ग्रीन होने के कारण, क्या? क्लोरोफिल, या ल्यूकोप्लास्ट, या फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है जी। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और एक आता है रक्त का जो रंग लाल होता है, वो भी आपको इसी तरह नाम मिलेगा, हीमोग्लोबिन, है ना। पता ही आपको, हीमोग्लोबिन जो है रक्त का लाल रंग होने का कारण है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन रहने के कारण। ओके, आगे सवाल है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं जो पौधे से बेकार के पदार्थ जो है निकल जाता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गया, ठीक है ना। गोंद, रेजिन, टैनिन। तो पौधे में जो उत्सर्जित पदार्थ है, वो सब के सब उत्सर्जित पदार्थ ही है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे इंसान के बॉडी से उत्सर्जित पदार्थ क्या हो गया? आपका जो पसीना निकलता है, जो बॉडी से वेस्ट, जो बॉडी में जो वेस्ट है ना, वो बॉडी से बाहर निकलना उत्सर्जित पदार्थ है। इसी तरीके से पौधों में ये सब जो है उत्सर्जित पदार्थ है, तीनों के तीनों। सवाल है। टिहरी बांध। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया, कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। ओके, उत्तर प्रदेश से ही छट के बना, क्या? उत्तराखंड में 2000 में बना था ये वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जो एसिड रेन होता है ना, अम्ल वर्षा जो होती है, किसके कारण होता है? CO2 के कारण होता है, या SO2 के कारण होता है जी, या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है, या क्लोरीन के कारण होता है? तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, SO2 के कारण होता है।
हाँ, जो अम्ल वर्षा, जो एसिड रेन होता है, किसके कारण होता है? SO2 के कारण होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने। ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। समीकरण जो आप देख रहे हैं ना, ये समीकरण जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है? यानी कि कॉम्बिनेशन है या डिसोसिएशन है या अवक्षेपण है या उदासीनीकरण है? तो देख रहे हैं ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बना? मिल गया और बन गया जल। तो दो अलग अलग प्रकार के जो है तत्व मिलके एक नया पदार्थ बन गया, नया यौगिक बन गया, उसको बोले संयोजन। मतलब कॉम्बिनेट हो रहा ना, मिल रहा, तो मिलने का मतलब क्या हुआ? संयोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C2H5OH C6H6O6 है ना, C6H12O6 C6H6 है। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र मेरे ख्याल से बहुत ही बार सवाल पूछा गया है, तो आप जब एग्जाम में जब आ जाएगा ना, तो आराम से इसको क्या बोलते हैं, आराम से इसको एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है ना। कोई भी हल्का, कोई भी मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चाहो तो इसको आप बना सकते हो, ठीक है ना। और नॉर्मल सा मेरे ख्याल से हर किसी को इसका याद होगा। तो एक सवाल इससे भी बनता भी है कि इसमें एक इससे और भी सवाल बनता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6। देखिए C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। कभी कभी बोलता है क्या ना कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं, तो कार्बन के 6 अणु दिख रहा है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 12 अणु हैं। ऑक्सीजन वाला तो बहुत बड़ा सवाल आया कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो 6 अणु हैं। तो याद रखिए फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये है बेंजीन, है ना, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट आता है, बेंजीन। और ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? इथाइल एल्कोहल, है ना, यानी कि एथेनॉल बोल सकते हैं। एथेनॉल का देखिए फॉर्मूला है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे सवाल बोलता है क्या? लोहे के फ्राइंग पैन, पैन मतलब कढ़ाई जिसमें फ्राई होता है मछली वगैरह, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी विद्युत उपयोग करें, कौन सी विधि का उपयोग करता है? ग्रीस लगा के, अगर ग्रीस लगा देंगे और जब फ्राइंग पैन कढ़ाई को जब गर्म करेंगे ना, कढ़ाई को जब चूल्हा पे गर्म करेंगे तो ग्रीस तो पिघल जाएगा, फिर वो पेंट भी काम नहीं करेगा, तो उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, ठीक है ना, जिंक की परत चढ़ाया जाता है। हाँ जी, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपको पता है सोडियम, मैंने बताया था NaKli, नकली। Na से हो गया सोडियम, K से पोटेशियम, L से लिथियम। ये तीनों धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ओके, सवाल है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं घेंघा रोग होता है, ठीक है ना। हाँ जी, और ये जो मधुमेह है ये आपको पता है इंसुलिन की कमी से ना, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी तो विटामिन सी के कारण होता है। तो खैर यहाँ पे आंसर क्या होगा? घेंघा बोले या ग्वाइटर रोग भी बोला जा सकता है, ठीक है, ग्वाइटर रोग भी इसी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। सवाल है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है? इनमें से वृद्धि हार्मोन है या थायरॉक्सिन हार्मोन या इंसुलिन या एंड्रोजन? बहुत ही गजब का सवाल। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि शरीर की सबसे छोटी, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है ना, मास्टर ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि इसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि। तो ये जो है ना शरीर से पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ओके, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है ना, किस विधि द्वारा होता है? तो आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें जो विखंडन होता है ना, एक बड़ा सा अमीबा होता है और ये दो ठो बंटवारा होकर क्या होता है? दो अलग अलग जीव बन जाता है, फिर सब बंटवारा होगा। मुकुलन से सवाल पूछा जाता है कि मुकुलन, ये आपको पता है ईस्ट और हाइड्रा, है ना, ईस्ट और हाइड्रा में जो होता है ये जो है विधि है ना, ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो विधि है वो मुकुलन के कारण होता है, ठीक है ना, तो मुकुलन विधि का नाम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अमीबा में विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट है, पुष्प फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? जो हम लोग फूल का कौन सा भाग जो फल में बदलता है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल बोला जा रहा है। फूल का कौन सा भाग होता है जो फल में बदलता है? तो फल में कौन बदलता है? आपको पता है अंडाशय। अंडाशय ही तो होता है ना जो फूल, पहले फूल की तरह होता है अंडाशय, है ना, और वही फूल से फिर फल निकल जाता है। जो अंडा आप देखते होंगे, कोई भी बीज देखें, जब भी फूल निकलते हुए देखिएगा तो इस तरह से उसकी संरचना रहेगा। तो ये पूरा फल रहता है और यहाँ पे फूल खिलते रहेगा, यही फूल खत्म हो जाएगा और नीचे पूरा फल बचता है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरी मुखी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखिए अपवर्ड यानी कि ऊपरी
मुखी होगा। ओके, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। आगे सवाल है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट डीसी करंट होता है या 12 वोल्ट डीसी करंट होता है या 220 वोल्ट एसी होता है या 12 वोल्ट जो है एसी होता है। तो हमारे घरों में जो विद्युत धारा आपूर्ति होती है, जो हमारे घर में जो विद्युत धारा आती है 220 वोल्ट आती है और एसी करंट आते हैं। ट्रांसफार्मर से जो वायर निकल के आता है ना, वो एसी करंट रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, बादलों वाले दिन में। ओके, याद रखिएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा की उत्पन्न नहीं है। यानी कि ये जो देख रहे हैं ना, ये चारों के चारों जो है, अब बोला जा रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत है। चारों ऊर्जा स्रोत है, चारों से एनर्जी मिलता है, चारों से क्या है, एनर्जी सोर्स है। लेकिन कौन सा है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? देखिए, भूतापीय ऊर्जा ये भी सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। पवन ऊर्जा ये भी सौर ऊर्जा से उत्पन्न, यानी कि सौर ऊर्जा रहेगा तभी पवन ऊर्जा होगा, ठीक है ना। जय माता ये भी होगा। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। तो हमारा आंसर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा जो सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही इजी एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? मरकरी यानी कि पारा। ओके, धातु के बारे में बोला गया तब पारा होगा, लेकिन यहाँ पे अधातु के बारे में बोला जा रहा तो हमारा आंसर ब्रोमीन होगा। आगे पढ़ते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक आपको पता है एल्केन ग्रुप का वो है जिसको बोलते हैं CH4, है ना, मीथेन। मीथेन जो है ना सबसे सरल, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है। समझ में आ रहा ना? तो ये है मीथेन का फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस भी इसको बोला जाता है, गोबर गैस भी बोला जाता है, CH4 मीथेन। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? देखिए, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच जो है द्वि बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड होते हैं। त्रि बॉन्ड होते हैं। त्रि बॉन्ड किसमें होता है भाई? तो नाइट्रोजन में होता है। याद रखिए, नाइट्रोजन में के दो परमाणु के बीच जो है, ये जो N2 लिखते हैं ना, इसके दो परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रायल बॉन्ड, ठीक है ना। और एकल बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन 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 एकल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड और होता है, क्लोरीन के बीच भी डबल बॉन्ड होता है। ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। आगे बढ़ते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन मैंने बताया था, एल्केन के क्या होता है? कार्बन के दुगना से दो ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन का परमाणु। देखिए, कार्बन N है, कार्बन के दुगना से दो ज्यादा है, तो ये हो रहा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और कार्बन के दुगना से, खाली कार्बन से दुगना रहेगा हाइड्रोजन। देखिए, कार्बन N है, CnH2n, तो हाइड्रोजन जो है कार्बन से दुगना है कि नहीं? ये है एल्कीन का, ये एल्कीन का फॉर्मूला। और कार्बन के दुगना से दो कम रहेगा तो एल्काइन का हो जाएगा। समझ आ रहा ना? ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया सवाल में और आता भी है। कौन जो है उपधातु? देखिए, उपधातु कौन है? जिंक, जर्मेनियम, कैल्शियम, कार्बन। तो आपको पता है जर्मेनियम जो है उपधातु है, ठीक है ना। जर्मेनियम, सुबीडियम, टाइटेनियम, ये सब तरह से क्या है? मेटोलाइट जो है, ओके, उपधातु है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? किसी भी कोश में, यानी कि आपको पता है KLMN, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं ना, KLMN। तो कौन सा कक्ष में, कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसका फॉर्मूला 2n का स्क्वायर। अगर हम पहला ऑर्बिट ले रहे, मान लीजिए क्या है पहला ऑर्बिट, यहाँ पे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट ले रहे थे, इसमें कितना रहेगा भाई? तो पहला ऑर्बिट में यहाँ पे n के पे 1 पुट करो, 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, तो पहला ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरा ऑर्बिट की जब बात करेंगे तो 2n का स्क्वायर का फॉर्मूला में पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो आपने पढ़ा है ना, 2, 8, 18, 32 के अकॉर्डिंग जो है अरेंज भी करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो हमारा आंसर बी हो गया राइट। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? आपको पता है ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो आपको पता है पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण, है ना, जो सूरज की रोशनी में पाया जाता है, अल्ट्रा वायलेट किरण, ये जो है ना पराबैंगनी किरणों को जो है ओजोन परत जो है अल्ट्रा वायलेट किरण को बचाती है पृथ्वी पर आने के लिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक जानलेवा ये जो है किरण है।
ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसके लिए क्या जरूरी है? पर्णहरित यानी कि पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, ठीक है ना, यहाँ पे इंग्लिश तो कुछ अलग लिखा गया, क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो जो अपना भोजन खुद बनाता है उसके लिए ये तीनों चीज बहुत ही जरूरी है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? देखिए हिंदी अगर नहीं समझ आएगा तो इंग्लिश जरूर समझिए। देखिए इंग्लिश क्या है? डिस्टोलिक, है ना। तो सामान्य अनुशीतलन दाब आपको पता हो जाए, एक जो सेम क्या बोलते हैं, एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, नॉर्मल व्यक्ति होता है, नॉर्मल मैन होता है ना, उसके लिए जो है ब्लड प्रेशर कितना होता है? बीपी 120/80 होता है। 120 जो लिखा हो ना, इसको बोलते हैं, ऊपर लोग बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। तो देखिए डायस्टोलिक के बारे में बोला गया, अनुशीतलन डायस्टोलिक हो गया, और ऊपर जो सिस्टोलिक वो परकुचन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब क्या बोला जाए, अनुशीतलन बोला रहा, अनुशीतलन क्या नीचे गया, तो ऑप्शन हमारा क्या है? 180 mmHg होता है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिस्टोलिक ऊपर होता है, डिस्टोलिक नीचे होता है। अगर हिंदी नहीं समझ आएगा तो इंग्लिश से जरूर देखिएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ऑर्गेन है जी ब्लड का जो हेल्प करता है ब्लीडिंग जब होता है, खून जब बहता है तो उसको रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक होता है लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी कि हमको निकालना पड़ेगा F बराबर फॉर्मूला 1/P। तो 1/P का वैल्यू कितना है? -2। अच्छा, इसको जब अगर डिवाइड कर दूं तो 0.5 माइनस मीटर में 0.50 दिख रहा, आप ऐसे लिख सकते हैं। 0.5 को 0.50 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और भी दिया हुआ, सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है। तो हम एक तो हमारा ये आंसर हो गया। अगर हम 0.5 जो मीटर में है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आने रहा ना पे, इसको काटेंगे तो 2 0 नीचे, -5 सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन तो है नहीं, 50 सेंटीमीटर है, चलेगा नहीं, है ना। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ बी होगा राइट आंसर। समझ आ रहा ना? 0.5 है ना, आप इसमें 0 लगा दो, लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो अगर हम इसको काटते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम बोल सकते हैं 0.50, 50 ही बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमारा आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी, डी वाला। क्योंकि देखो अगर मीटर में है, मीटर में ये वाला आएगा, और सेंटीमीटर में जब इसको बदलोगे तो ये आएगा। समझ आ रहा ना? जैसे 1/2 ये मीटर में है, और इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 2 को जब सेंटीमीटर बदलोगे तो क्या होगा बताओ? 2 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 200 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको पहले तो 0.5 मैंने कर दिया, इसको जब आपको मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। आप 5 0, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है ना, एक 0 यहाँ पे बचा हुआ है। तो आप ये ऑप्शन जब बी क्लिक करें तो ऑप्शन सी भी राइट आंसर होगा। इस तरह हमारा आंसर डी राइट आंसर होगा, बी और सी। बी वाला होगा मीटर में, सी वाला होगा सेंटीमीटर में। आगे सवाल है, यदि एक तार 15 मिनट में 450 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही है एक तार से, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? मतलब आई का फॉर्मूला निकालना। आई क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, Q/T फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे जो आवेश है, जो कूलाम है, कूलाम है ना, तो ये इतना है, और ये जो 15 है ना, 15 क्या मिनट है, 15 मिनट है, मिनट को बदलना पड़ेगा सेकेंड में, तो 60 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 से कट जाएगा, एक 0 काट दो पहले, 15 तिया 45, 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। देखिए 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ओके, फार्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग बनाना है। कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन होता है? तो आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन समूह का जो सदस्य क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, फ्लोरीन भी है, आयोडीन भी होगा, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब जो है हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। वर्ग 17 में आता है, ठीक है ना। वर्ग जो है 17 में, जो आवर्त सारणी है ना, उसमें वर्ग 17 में ये मिलता है। ये भी सवाल बनता है कि हाइड्रोजन ग्रुप जो है किस वर्ग में आता है। धोबिया सोडा कौन सा इन्हें फॉर्मूला है? धोबिंग यानी कि वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा क्या होता है? NaCO3 × 10H2O, 10 भाग पानी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए NaHCO सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है। बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे इसको पढ़ना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है,
सोडियम कार्बोनेट इंटू 10:2, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट 10:2, यहाँ पे देख के कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3 होता है, ये होता है बेकिंग सोडा होता है जी, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है ना, ये बेकिंग सोडा होता है, लेकिन उसमें पानी थोड़ी ना होता है, गलत है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा Na2CO3। ओके, उम्मीद है कि आपने इसको सही आंसर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि मानव में मादा यानी कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है नहीं है, अंडाशय तो है ही है, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, इनमें से सभी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आगे सवाल है, गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न होते हैं। जो गीले डबल रोटी जिसको पाव रोटी बोला जाता है ना, तो अगर दो रोटी है, गीला है, डबल रोटी है जिसको पाव रोटी बोलते हैं, नहीं आप देखते हैं रोटी वगैरह मार्केट में मिलता भी है, तो उसमें उसके टुकड़े में क्या उत्पन्न हो जाता है, कवक, फंगस बोलता है उसको। ओके, आगे सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, कि अगर किसी का आंख एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल आई है, सामान्य है, तो न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी उसको 25 सेंटीमीटर दिख जाना चाहिए, साफ साफ 25 से जैसी कम करेगा तो उसको गड़बड़ दिखेगा, सही नहीं दिखेगा, मतलब उसका आंख जो है बिल्कुल सही है। और अगर दूर बोलता है, दूर बिंदु कितनी है, दूर पॉइंट बोलता है ना, दूर पॉइंट तो अनंत होता है, लेकिन न्यूनतम बोला जा रहा तो क्या हो जा रहा है, 25 सेंटीमीटर। सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में कभी कभी हवा में भी बोलता है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, तो आपको पता है 3 ये ना इंटू लिखा हुआ है, इंटू x से मत समझिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होता है प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। कभी कभी हवा भी देता है तो हवा में भी यही लगभग आता है, ठीक है ना, थोड़ा सा, लेकिन यही आता है। आगे सवाल पढ़ते हैं, ओम का नियम निहित नहीं है, इनमें से कौन जो है ओम का नियम नहीं है, तो ओम का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। क्या ये V = IR इसमें है, बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन, लेकिन बता रहा कौन नहीं है। अच्छा, I बराबर फॉर्मूला होता है V/R, क्या ये भी फॉर्मूला है इसमें, बिल्कुल सर यहाँ पे भी है। अच्छा, R बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, V/I, तो देखो ये भी मिल रहा है, तो इसका कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा ना, R = I/V, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो यही तो है ओम का नियम में जो निहित नहीं है। ओके, आगे है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। जो नाइक्रोम जो तार होता है ना, नाइक्रोम का तार जिसका उपयोग करते हैं हीटर में, है ना, तो नाइक्रोम का तार में कौन कौन सा तत्व नहीं होता है, तो निकेल और क्रोमियम, याद रखिएगा, निकेल और क्रोमियम। देखिए नाइक्रोम से याद रखिए, नाइक से होगा निकेल और क्रो से होगा क्या, क्रोमियम, यही दोनों मिलके बना, तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु भी कहा जाएगा, निकेल और क्रोमियम मिलके बना नाइक्रोम। ओके, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे सवाल है, त्रिक सिद्धांत यानी कि ट्रिपल प्रिंसिपल, तिर्यक सिद्धांत जिसको बोलते हैं, किसने दिया था, डोबेरेनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, हेनरी मोजले ने। बहुत अच्छा सवाल है, तो डोबेरेनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। ओके, डोबेरेनर ने, और न्यूलैंड्स ने दिया था, वो कौन सा सिद्धांत दिया था, अष्टक सिद्धांत दिया था। सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अष्टक सिद्धांत। मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी का खोज किया था, आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो हो जाएगा हेनरी मोजले। ओके, आगे सवाल है, सल्फर परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। किसी भी तत्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए, मैंने बताया है आपको ये वाला, ठीक है ना। तो पहले तो जानिए सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है ना, बहुत ईजी है सल्फर का परमाणु संख्या खोजना, क्योंकि सल्फर क्या बोलते हैं ना, सल्फर नाम से सल्फर 16, बस ऐसे याद रखें, सल्फर 16, ठीक है ना। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे पता है 2, 8, 18, 32 में फैक्ट करना है, इसको तोड़ना है, तो 2 करेंगे, लिखेंगे पहले, फिर 8 लिखेंगे, कितना हो गया 10, लास्ट में क्या बचा 6, तो 6 जो आखिरी में जो है ना यही होगा। आपसे कभी कभी क्लोरीन भी पूछता है 2, 8, 7, कभी कभी तो सोडियम तो बहुत बार पूछता है, सोडियम 2, 8, 1, सोडियम एकदम कचाइन हो गया, मतलब एकदम गर्दा उड़ा दिया, सोडियम के बारे में बहुत सवाल पूछा गया है बाहरी कक्षा, तो सोडियम के आखिर में 1 है तो 1 होगा, क्लोरीन के आखिर में 7 है 7 होगा, लेकिन सल्फर के आखिर में 6 है तो क्या होगा 6 होगा। सल्फर को गंधक भी बोलते हैं, गंधक याद रखिएगा। आबंध बनाने में, बंध में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जब भी बॉन्ड बनता है ना, जब भी बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा, ये तो खैर मतलब उसका नेचुरल होता है,
होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो विद्युत, अगर ये विद्युत का क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जो इलेक्ट्रॉन को खो देगा, जो इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को, तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत का ऋणात्मक बोलेंगे या धनात्मक बोलेंगे। तो जो विद्युत क्या बोला, इलेक्ट्रॉन त्यागने, जो विद्युत इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना, उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक, वो विद्युत के धनात्मक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि अच्छा जैसे क्लोरीन देखें, क्लोरीन क्या होता है, 2 8 7 होता है। तो ये एक जो है ग्रहण करेगा, है ना, एक ग्रहण करेगा, तो क्लोरीन 1 पावर 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, एक ग्रहण कर रहा है 8 बनने के लिए, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। और धनात्मक कब होगा, जब वो त्याग देगा। तो इससे कोई छोटा उठाते हैं, जैसे सल्फर देखें, सल्फर देखें, सल्फर करें, सल्फर भी ग्रहण करेगा। सल्फर से नीचे आप जाइए, क्या होता है आपको, सोडियम पोटेशियम, सोडियम देखें, सोडियम कितना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम देखिए सी होता है 2 8 8 2 ऐसे होता है। तो ये जो 2 है ना, त्याग देगा, 2 क्या करेगा, त्याग देगा। तो 2 जब त्याग देगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, सवाल आगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बाएं से दाएं जाइएगा, कभी कभी त्रिज्या पूछ लेगा, कभी कभी बोलेगा परमाणु आकार, ठीक है ना, उसकी परमाणु आकार क्या होगा। तो त्रिज्या बड़ा होगा तो परमाणु आकार भी बड़ा होगा, त्रिज्या छोटा होगा तो परमाणु आकार भी छोटा होगा। जैसे देखिए, ये जितना छोटा रहेगा त्रिज्या भी छोटा होगा, ये बड़ा है तो त्रिज्या भी बड़ा है ना जी। तो बाएं से दाएं जाने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। ओके, ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जस्ता का अयस्क कौन है, इसमें से जस्ता का और कौन है अयस्क, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंक कैट, सभी ये तीनों की तीनों जो है जस्ता का अयस्क है, याद कर लीजिएगा नाम, इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टिन मैंने बताया था याद करने के लिए, देखिए सोल्डर सिटी, याद कर लो, सोल्डर सिटी, सी से सीसा, टी से टिन, सोल्डर का ये है। एक मैंने बताया था किसका, पिताजी, ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया। पी से हो गया पीतल, यानी कि पीतल जो है ना, तांबा और जस्ता के मिल करके बनता है पीतल। ओके, सवाल इंपोर्टेंट है। आगे है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो है कितने जोड़े पाए जाते हैं बताइए, 21 जोड़े या 46 जोड़े या 23 जोड़े या 25 जोड़े। एग्जाम में रंगने वक्त एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने जब एक बार सवाल को रंग दिया और वो गलत हो गया ना, तो आप कोई राय दुहाई नहीं है, कोई माय बाप नहीं बचा रहेगा वहाँ पे। इसलिए जो गलत रंगा कि गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। ओके, इसलिए ध्यान से बनाइएगा, ऐसा नहीं कि 46 जोड़े, 46 जोड़े का मतलब दुगना, तो 23 जोड़े होता है, 46 पीस होता है, 46 संख्या। तो यहाँ पे बोला जाए कितने जोड़े, अगर जोड़े यहाँ पे नहीं लिखता तो हमारा आंसर बी होता, 46 खाली होता, जोड़े नहीं होता। अगर बोलता कितने होते हैं तो 46, लेकिन कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े, चूंकि 23 जोड़ा 46, एक जोड़ा में 2 होता है ना, तो हमारा आंसर बी सी हो जाएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंपोर्टेंट एक मतलब किताब का नाम है जी, किसके द्वारा लिखा गया है, वाइसमैन, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन। तो आपको पता है चार्ल्स डार्विन, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो राइटर कौन है, चार्ल्स डार्विन है। ओके, आगे सवाल है, कौन रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है ना, यानी कि सबको ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, सबको ब्लड जो है दे सकता है, डोनेट कर सकता है। देने वाला कौन होता है, डोनर, इसका नाम भी इसीलिए डोनर रख दिया गया है, डोनर ग्रुप, है ना, जो सबको ब्लड दे सकता है। और इसको बोलते हैं रिसीवर, रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, सबसे रक्त ले सकता है। ओहो, उल्टा हो रहा है ना, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक मिनट, इसका आंसर ठीक करना, इसका आंसर क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, केरल में सुरंगम क्या है, मैंने बताया था। देखो ये साइंस का क्वेश्चन है, कभी के सोशल में भी, क्योंकि साइंस में एक चैप्टर है ना आपका जल परिवहन, जल संग्रहण, जल करके कुछ इस तरह है, ठीक है ना, पर्यावरण टाइप का है। तो उसमें केरल के बारे में बता, जो एक सुरंगम है, सुरंगम क्या है, जल को जमा करने का प्राचीन ये नियम है, प्राचीन टाइप। अभी भी देखिए बिहार में आहर पोखर सुने होंगे ना, आहर, आहरा बोलते हैं, आहर पोखर जो हो गया बिहार में चलता है, जो कि पूरा पानी स्टोर रहता है उसमें, है ना जी। तो हमारा आंसर सी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपर्याप्त वायु के जलने के कारण कार्बन क्या बनाती है, यानी कि अपर्याप्त वायु के मतलब हो गया जब वायु, वायु का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन भी तो रहेगा, वायु जहाँ पे वायु वहाँ पे ऑक्सीजन भी रहेगा। तो अपर्याप्त वायु के जलने पर कार्बन क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे गाड़ी का जो धुआं निकलता है ना, वो गाड़ी के अंदर से जो तेल, जो पेट्रोल जलता है ना, वहाँ पे वायु नहीं होता है, वहाँ पे एयर नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पे जो ना कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, जहरीला गैस निकलता है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे सवाल है, कौन उत्तल दर्पण के फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अच्छा सवाल है, सवाल पूछा भी गया है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के फोकस दूरी एफ निकालना है तो क्या होता है, एफ बराबर R/2 होता है।
32/2 बोले तो 16। अब देखना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए पॉजिटिव वाला होगा, ऑप्शन सी होगा, है ना। 16 तो दोनों जगह है। अगर यहाँ पे उत्तल के जगह पे अगर अवतल बोलता, अगर बोलता उत्तर के जगह पे अवतल बोलता तो हमारा आंसर होता डी वाला, लेकिन हमारा सवाल क्या बोल रहा, उत्तर बोला जा रहा, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स लेंस के बारे में बात की जा रही है, कन्वेक्स मिरर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है कौन है, पोटेशियम है जी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी याद रखेंगे, हमारा आंसर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक अवशेषी अंग है, मतलब समझ रहे ना, बेकार अंग है जिसका बॉडी में कोई काम नहीं है। तो हमारे बॉडी में जितना सारा अंग है सबका कोई काम, कुछ ना कुछ काम है, लेकिन एक जो अपेंडिक्स है उसका कोई काम नहीं है। ये जब बढ़ जाता है तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, फिर डॉक्टर हमें ऑपरेशन करके निकालता है, ठीक है ना। बहुत सारे देशों में तो बच्चे से ही निकाल देता है ताकि बड़ा होकर प्रॉब्लम ना आना पड़े। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण के सामने किसी भी वस्तु, किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रदर्शित होगा, वह दर्पण कौन सा होगा। यानी कि दर्पण के सामने कोई वस्तु रख देंगे तो क्या बोला, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा जो हमारा बनेगा इमेज बनेगा सीधा बनेगा। तो आपको पता है समतल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है ना। समतल दर्पण में कैसे बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और अवतल दर्पण में तो सीधा उल्टा दोनों बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। जहां वास्तविक बनेगा वहां पे उल्टा बनेगा, जहां पे आभासी बनेगा वहां पे सीधा बनेगा, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, उत्तल दर्पण में जो गाड़ी के जो साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें भी सीधा बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल या उत्तल दोनों में। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का जो है रिफ्रैक्टिव मैंने बता दिया पहले। देखिए अपवर्तनांक है ना, क्या बोला जा रहा, अपवर्तनांक, तो इसका खैर याद कर लीजिए, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, आपको पता भी होगा 2.42 के आसपास होता है ना, 2.42 ये है हीरा का अपवर्तनांक, सबसे ज्यादा होता है अपवर्तनांक। सवाल है, जनरेटर डायनमो, जनरेटर यानी कि डायनमो परिवर्तित करता है, जनरेटर या डायनमो जो बोले दोनों सेम ही एक काम करता है, ठीक है ना, क्योंकि जनरेटर में ही डायनमो होता है। अरे भाई, तो जनरेटर, ये बड़ा सा मशीन जनरेटर है, उसके अंदर छोटा सा डायनमो लगा हुआ है, समझ में आ रहा है मेरी बात। जनरेटर एक मशीन है, एक जनित्र है, डायनमो भी है, लेकिन जनरेटर एक बड़ा सा जो मशीन होता है ना, वो जनरेटर है, और उसके अंदर में लगा हुआ डायनमो। तो जनरेटर के बोले या डायनमो बोले बात बराबर है। जनरेटर क्या परिवर्तन करता है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरेटर में, पहले हाथ को कस के घुमाते हैं, हैंडल लगाते हैं उसको, तो यानी कि हम लोग एनर्जी देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और तब उससे जो है विद्युत ऊर्जा निकल के बाहर आता है। समझ में आ रहा ना, इसको इस मेथड से समझिए आप लोग। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। वैद्युत प्रतिरोधकता, आपको तो पता है प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर। ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में कौन सी है, इनमें से कौन है। एक माइक्रो एम्पियर में जो विद्युत धारा है वो 10 पर पावर -6, सॉरी ये वाला नहीं होगा, 10 पर पावर -6 एम्पियर। कितना होगा, माइक्रो एम्पियर, याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। ओके, 10 पर पावर -6 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। आगे सवाल है, पेप्सिन क्या होता है जी, पेप्सिन क्या हार्मोन है या एंजाइम है या पेप्सोन्स है या पोषक तत्व है, क्या है। सवाल पूछा भी जाता है, हार्मोन के बारे में तो बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन हार्मोन है। पेप्सिन जो है एंजाइम है, और ये जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है ना, पेप्सिन जो है किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, तो पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। सवाल आगे, डार्विन का सिद्धांत क्या है ना, डार्विन का थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है। योग्यता की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद, परिवर्तन सहित अवरोहण। तो नेचुरल सिलेक्शन, ये जो है ना, ये जो थ्योरी किसने दिया, याद कर लीजिएगा, नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी दिया है किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, ठीक है ना, डार्विन ने दिया था, यानी कि हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ओके, सवाल नेक्स्ट है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन नहीं, लीजिए मैंने बोल ही रहा था, सवाल आ गया, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन नहीं, तो आपको पादप हार्मोन का नाम तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा, एकदम 100% है। ऑक्सीटॉक्सिन या ऑक्सीजन या जिब्रेलिन या सॉरी ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, गलती लिखा हुआ है, ऑक्सीजन या एब्सिसिक अम्ल। बताओ
पादप हार्मोन कौन नहीं है? देखिए जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल भी पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, ये महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है ना, ये फीमेल में पाया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन। जब माँ जो है बच्चे को जनती है तो उसके जो ब्रेस्ट होता है ना, उसमें ये ऑक्सीटॉक्सिन नाम का हार्मोन होता है, जिसके कारण माँ जो है अपने बच्चों को दूध पिला पाती है। आप देखते हो गाय वगैरह देखते हो, आजकल गाय से दूध कैसे निकालता है? सुई देता है। तो आपको पता है सुई क्यों देता है? क्योंकि सुई में जो है ना ऑक्सीटॉक्सिन नाम का जो दवा होता है, ठीक है ना, वही जो है गाय को देता है, तो जाके गाय से बहुत ज़्यादा दूध निकलता है, ठीक है ना। तो आजकल ये तो बहुत फ्रॉड चल रहा है, ठीक है ना। आगे सवाल यहाँ पे, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए समझ आ रहा ना, डीएनए डाई न्यूक्लियस, हाँ डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? लाइसोसोम में, या तो फिर क्या बोला, गोल्गी काय में या केंद्रक में? तो डीएनए जो उपस्थित होता है केंद्रक में। कहाँ होता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक LEIC, ठीक है, LEIC न्यूक्लिक एसिड, याद कीजिएगा इसका नाम। आगे सवाल है, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती क्यों? यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो है निष्क्रिय गैस भर जाता है। क्या इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोले या निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब वो जो किसी से क्रिया नहीं करता है ना। तो आर्गन नाम का गैस अक्सर भर जाता है। क्यों भरते हैं? रोशनी तेजी करने के लिए, या टंगस्टन के वाष्प को रोकने के लिए, या बल्ब की सुरक्षा के लिए। टंगस्टन वाष्पित ना हो जाए इसीलिए। अगर नहीं भरेगा ना तो टंगस्टन जल जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले, क्योंकि जो ऑक्सीजन वायु मिला हुआ है वो टंगस्टन से रिएक्शन कर लेगा और ये इसको जला देगा, ठीक है ना। इसीलिए इससे ऑक्सीजन वगैरह सारा गैस निकालते हैं और जो निष्क्रिय गैस आर्गन वगैरह भर देते हैं, ताकि वो आर्गन हो, हीलियम आर्गन ही ज़्यादा भरता है ताकि उसका ना वाष्पित ना हो, ताकि हम देख सकें। और अक्सर ये कौन सा बल्ब होता है? जो पीला वाला बल्ब आता है ना, पीला टाइप का जो कलर देता है, उस टाइप का। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को किसमें एक्सप्रेस करते हैं? वेवलेंथ को जो एक्सप्रेस करते हैं एंगस्ट्रम में, है ना जी, एंगस्ट्रम में एक्सप्रेस करते हैं। 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम, A4 एंगस्ट्रम भी बोला जाता है, ठीक है ना, ये होता है एंगस्ट्रम का। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल बायोलॉजी का। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, उसका जो है स्ट्रक्चुरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, न्यूरॉन है। कौन है? तंत्रिका तंत्र बोला जाए तो न्यूरॉन होगा। और अगर आपको बोला जाएगा विरिक, किडनी के बारे में अगर बोल दिया जाएगा तो हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी राइट आंसर हो गया, न्यूरॉन। नेक्स्ट सवाल है, कौन कार्बोक्सिल समूह है? इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आपके लिए, कार्बोक्सिल समूह कौन सा है? यानी कि फंक्शनल ग्रुप आपको तो याद करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप याद कीजिएगा कि किसका कौन फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बताया था। देखिए ये जो है ना कार्बोक्सिल ग्रुप है, ऑप्शन CHO देख रहे हैं ना, ये पता है क्या? ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड समूह है। CO क्या है? CO जो है कीटोन है, याद कर लीजिए नाम। और ये O क्या है? ये O जो है ईथर है, ईथर। एक इंपॉर्टेंट है OH, भाई साहब OH को कौन भूल सकता है? एल्कोहल को, है ना, शराब इसी से बनता है ना, एल्कोहल। तो याद कीजिएगा हमारा आंसर C हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? किसने की? तो माइकल फैराडे ने। किसने किया था? माइकल फैराडे। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ दूंगा मैं, नीचे कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए ये सवाल है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? तो अब आपको सोचना पड़ेगा सर क्या बनेगा इसका। देखिए एक फार्मूला होता है, V बराबर W/C, W/Q, V बराबर W/Q, है ना, पढ़े ना। V क्या है? विभवांतर है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है ना। और W क्या है? वर्क है, कार्य है। और Q क्या है? आवेश है, यानी कि चार्ज है, ठीक है। अब हम इसी से निकालेंगे फार्मूला। तो अगर हम क्रॉस गुना करें तो W बराबर फार्मूला हो जाएगा VQ। और V कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। और Q कितना दिया? 3, 12 या 36 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है ना, इसलिए J लिखा है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। अब ये सवाल आपके लिए आखिरी है, लेकिन मैं ये होमवर्क एज ए होमवर्क रूप में छोड़ देता हूँ। देखता हूँ कितने सारे बंदे जो इसका सही आंसर देगा कि कौन सा यौगिक इथेन के
कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ्यूल के रूप में किस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉल का, प्रोपेनॉल का, इथेनॉइक अम्ल का, इनमें से सभी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कौन सा इनमें से ईंधन है, यौगिक है जिसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कमेंट करना 80 लास्ट सवाल को। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको 80 में 80 बनाने में बहुत ही मजा आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा के पूरा सही जवाब दिया होगा, बिकॉज अब तो एग्जाम करीब है। अब अगर कोई बंदा पीछे हो रहा तो यार उसको क्या मैं कर सकता हूँ, मतलब सही से पढ़ाई नहीं कर रहा तब तो ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको अभी भी टाइम है, अभी भी जी जान लगा दो पूरा पढ़ने में। तो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे लास्ट करेंगे, आप लोग नीचे कमेंट करेंगे। और मैंने आपको टारगेट दिया था 3000 लाइक का, क्या आपने एकदम ईमानदारी पूर्वक अपना फर्ज अदा कर दिया है? अगर नहीं अदा किया तो फर्ज जरूर अदा कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर भी अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो 72 540 18 562 ये व्हाट्सअप नंबर है, चाहो तो इससे मैसेज कर सकते हो, आपको ग्रुप में यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF भी आपको मिलेगा वेबसाइट पर। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।